गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर टॉपिक ले रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग, मतलब कोई भी दावा कहाँ पे फाइल होगा उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 15 है, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, कि कौन से कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा, दावा फाइल किया जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज है, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई इट, कि कोई भी सूट जो होगा वो लोएस्ट कम्पिटेंट कोर्ट में फाइल होगा, मतलब सबसे निचले स्तर की कोर्ट जो कम्पिटेंट है उस मैटर को सुनने के लिए, सूट को सुनने के लिए, वहाँ पे दावा फाइल होगा। ये पहला सेक्शन है प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है सेक्शन 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, मतलब जहाँ पे भी सब्जेक्ट मैटर होगा सूट से रिलेटेड वहाँ पे सूट फाइल होगा। इसमें सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, कि उसमें धन संबंधी क्षेत्राधिकार और दूसरे लिमिटेशन जो लॉ प्रेस्क्राइब करता है उनके अंतर्गत रहते हुए सूट कहाँ फाइल होगा इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो ए में दे रखा है। फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट है जिसमें रेंट इंक्लूड है या बिना रेंट या प्रॉफिट के अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होगा वहाँ पे सूट फाइल होगा। सेकंड है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर बंटवारे का, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बंटवारे का सूट है तो जहाँ पे सिचुएट होगी प्रॉपर्टी वहाँ पे फाइल होगा। थर्ड है फॉर द फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी मॉर्गेज से रिलेटेड फोरक्लोजर, सेल या रिडेम्पशन है तो वो जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ पे फाइल होगा। ये चार्ज है अगर प्रॉपर्टी के ऊपर तो भी जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ पे सूट फाइल होगा। नेक्स्ट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या और भी किसी राइट के बारे में अगर सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट के बारे में, या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड मैटर है, तो सूट जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी वहाँ फाइल होगा। नेक्स्ट है फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रॉन्ग हुआ है और उसके कंपेंसेशन के लिए अगर सूट फाइल हुआ है तो भी वहाँ होगा जहाँ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्टेंट और अटैचमेंट, और अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको अटैचमेंट कर दिया है या डिस्टेंट में है तो उसके रिकवरी के लिए सूट फाइल वहाँ होगा जहाँ वो सब्जेक्ट मैटर है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ फोर्स जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, तो इन सब केसेस में जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे सूट फाइल होगा। प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखी है दैट सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब सूट में रिलीफ लेने की बात है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपेंसेशन अगर कोई रॉन्ग हुआ है उसको लेने की बात है। हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, कि जिसको प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट ने होल्ड कर रखा है या उसके बिहाफ पे किसी और ने होल्ड कर रखा है। वेयर द रिलीफ सोट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू इज पर्सनल ओबीडियंस, कि जब उसके व्यक्तिगत रूप से अगर वो उस को कंप्लाइंस कर लेगा और रिलीफ ली जा सकती है तो उस केस में इंस्टीट्यूटेड आइदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ फोर्स जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि या तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे सूट फाइल हो सकता है, या फिर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ फोर्स जुरिडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स, और या वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट वास्तव में और वॉलंटरीली रह रहा है और या फिर बिजनेस कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क कर रहा है फॉर गेन के लिए। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं कि जहाँ डिफेंडेंट रह रहा है या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, दोनों ही केस में यहाँ पे हो सकता है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएट इन इंडिया, तो यहाँ पे जो इंडिया में सिचुएटेड है प्रॉपर्टी उसी को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, कि जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दो डिफरेंट कोर्ट के जुरिडिक्शन में है तो वहाँ पे कहाँ सूट फाइल होगा, ये 17 में दे रखा है। वेयर सूट इज़ टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब कोई सूट है रिलीफ के लिए या कंपेंसेशन
फॉर रॉन्ग के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जब ये डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में है तो वहाँ पे सूट किसी भी जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में हो सकता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि अगर वैल्यू जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट की वैल्यू है उसके हिसाब से वो एंटायर क्लेम उससे रिलेटेड वो कोर्ट सुन सकती हो, ये ज़रूरी है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ये था सेक्शन 17। नेक्स्ट है सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, कि जब अनिश्चितता है कि कौन सी कोर्ट के जुरिडिक्शन में केस जाना चाहिए, उस केस में क्या होगा वो सेक्शन 18 में दे रखा है। 18 का सबसेक्शन 1 है कि जब ये एलिज किया गया है कि अनसर्टेन है कि कौन सी कोर्ट के जुरिडिक्शन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी भी कोर्ट में सूट फाइल हो सकता है, तो वहाँ पे उनमें से कोई भी कोर्ट उसको जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। उसको ये इसके बारे में एलिज्ड अनसर्टेनिटी का ग्राउंड उसको पता होना चाहिए, और उसके लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और उस केस में फिर उस सूट को प्रोसीड करके एंटरटेन करके और डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उसमें जो डिक्री पास होगी वो इसी तरह से इफ़ेक्टिव होगी जैसे पूरी प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में सिचुएटेड होती, उसी तरह से उसका इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि सूट इज़ वन विद रेस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड्स द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। लेकिन यहाँ पे भी वो कोर्ट जो सूट जहाँ पे फाइल हुआ है वहाँ पे जो नेचर और वैल्यू ऑफ द सूट के हिसाब से वो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने में सक्षम होनी चाहिए, तभी वो कोई भी कोर्ट ऐसा कर पाएगी। नेक्स्ट इसका सेकंड सबसेक्शन है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर और ऑब्जेक्शन लिया गया है अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के सामने कि डिक्री या ऑर्डर जो सूट पे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और वहाँ पे उस का जुरिडिक्शन नहीं था जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट थी, तो उस केस में अपीलेट या रिविजनल कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को नहीं अलाउ करेगी जब तक कि ये साबित नहीं होता है कोर्ट के सामने कि जब वो सूट फाइल किया गया था और तब वहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड नहीं था अनसर्टेनिटी के बारे में कि वो कोर्ट जुरिडिक्शन रख रही थी या नहीं रख रही थी, और साथ में उससे कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। अगर ये 2 चीज़ें साबित होगी तो ही वो जो रिविजनल या अपीलेट कोर्ट है वो उसके केस में इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 19, सूट्स फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। तो इसमें व्यक्तिगत अगर रॉन्ग हुआ है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रॉन्ग हुआ है तो वहाँ पे कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल करने की कहाँ होगा, ये इसके बारे में बात है कि जहाँ पे कोई सूट है फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, और वहाँ पे अगर रॉन्ग किया गया है लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ वन कोर्ट, एक कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये रॉन्ग हुआ है और दूसरे द डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, या तो रॉन्ग एक कोर्ट में हुआ है और जो डिफेंडेंट है वो किसी दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में रह रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है या पर्सनली वर्क कर रहा है गेन के लिए, तो उस केस में सूट एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ के प्लेंटिफ दोनों में से किसी कोर्ट में वो सूट फाइल करना चाहता है वहाँ पे कर सकता है इन दोनों में से। एग्जाम्पल है इसका कि ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए दिल्ली में रहता है और वो बी के साथ मारपीट करता है कलकत्ता के अंदर, तो बी जो है वो ए को कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है या फिर दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है कि ए दिल्ली में रहता है और कलकत्ता में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है बी से रिलेटेड, तो उस केस में भी बी या तो ए के खिलाफ कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है या फिर दिल्ली में कर सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन 20 है उसका टाइटल है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो
दूसरे जो सूट रहेंगे जो ऊपर हमने डिस्कशन किए उसके अलावा, वहाँ पे या तो डिफेंडेंट जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे सूट फाइल होगा, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हुआ है वहाँ पे सूट फाइल होगा। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस एफोरसेड के जो हमने ऊपर कंडीशन लिमिटेशन देखी उनके साथ में, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ होस्ट जुरिडिक्शन, के प्रत्येक सूट जो होगा उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में फाइल होगा जहाँ पे पहला है द डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिपेंडेंट्स, के जब डिफेंडेंट या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो उनमें से जब सूट कमेंस हुआ है उस समय उनमें से कोई भी डिफेंडेंट एक्चुअली या वॉलंटरी रिजाइड करता है या कैरी करता है बिजनेस को या पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, वहाँ पे होगा। या फिर बी में दे रखा है कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, के जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और जब सूट कमेंस होता है वहाँ पे उनमें से कोई भी एक्चुअली या वॉलंटरीली रिजाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, लेकिन उस केस में लीव ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन, के कोर्ट ने उसको छूट दे दी है कि हाँ ये सूट इस कोर्ट में फाइल हो सकता है। या फिर जो डिफेंडेंट नहीं रह रहे हैं उस एरिया के अंदर, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में, या बिजनेस नहीं कर रहे हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें सहमति दे दें उस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में, तो उस केस में उस कोर्ट में सूट कंटिन्यू हो सकता है। थर्ड इसमें सी ऑप्शन है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज, या फिर कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरीके से या पार्टली जिस किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन में अराइज होता है वहाँ पे ये सूट फाइल हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो कॉरपोरेशन है वो कहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन कर रही है ऐसा माना जाएगा, तो एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, कि उसका जो अकेला या प्रिंसिपल ऑफिस है इंडिया के अंदर, या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस, या फिर अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कहीं दूसरी जगह पे और जहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है तो उस केस में उस प्लेस पे भी जुरिडिक्शन उसका माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस वहाँ उस सबऑर्डिनेट ऑफिस के प्लेस पर भी है। अब हम इसके इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। पहला इलस्ट्रेशन है कि ए एक व्यापारी है और वो कलकत्ता में व्यापार कर रहा है और बी जो है वो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है। तो बी अपने एजेंट के द्वारा जो कलकत्ता में है वो ए के चीज़ें खरीदता है और उसको ये कहता है कि ये डिलीवर कर दे, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को डिलीवर कर देता है। तो ए अकॉर्डिंगली वो डिलीवर कर देता है गुड्स कलकत्ता के अंदर। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए ए या तो बी के खिलाफ कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है क्योंकि वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स वहाँ पे थी, या फिर दिल्ली जहाँ पे बी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, जहाँ पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस चला रहा है। इसी तरह से दूसरा इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं कि ए है वो शिमला के अंदर रह रहा है, बी कलकत्ता के अंदर रह रहा है और सी दिल्ली के अंदर रह रहा है। अब ये ए बी और सी ये सब जने एक साथ बनारस में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे बी और सी मिलके एक जॉइंट प्रॉमिसरी नोट इशू करते हैं पेएबल ऑन डिमांड और ये ए को दे देते हैं। तो उस केस में ए जो है वो बी और सी के खिलाफ या तो सूट बनारस में फाइल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर वो कलकत्ता में सूट फाइल कर सकता है जहाँ पे बी रह रहा है, या फिर दिल्ली में जहाँ पे सी रह रहा है। लेकिन इन जो अलग अलग रह रहे हैं वहाँ पे तभी सूट फाइल हो सकता है कि जब नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उस केस में लीव ऑफ द कोर्ट अगर ग्रांट हो गई है तो उस केस में ही जहाँ पे डिफेंडेंट नहीं रह रहा है कोई वहाँ पे भी सूट कंटिन्यू हो सकता है। अगर ऐसा होगा कि ऑब्जेक्शन हुआ है और कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है कि हाँ ये केस वहाँ उसी कोर्ट में कंटिन्यू होगा। तो ये प्लेस ऑफ सूइंग के बारे में हमने प्रोविजंस डिस्कशन किए कि कोई भी सूट कौन सी कोर्ट में फाइल होगा, इसके बारे में डिफरेंट प्रोविजंस है। इसके साथ में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।